हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज 30 अप्रैल के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश ने खुद ही हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ की सदस्यता को छोड़ने की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रूस ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में, आप जानते हैं यूएनडब्ल्यूटीओ यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर जो इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था, तो उसी के मद्देनज़र यूनाइटेड नेशन ने यूएनडब्ल्यूटीओ से रूस को निलंबित करने के लिए एक वोटिंग स्टार्ट करवाई थी। लेकिन इसके पहले कि वोटिंग शुरू होती, रूस ने खुद ही यूएनडब्ल्यूटीओ को त्याग दिया है। तो अगर हम बात करें यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में, तो यह यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसे सतत जिम्मेदार और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा गया है। तो इस संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ पर मिलेगा आपको? स्पेन के मैड्रिड में मिलेगा। क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो यह आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता है। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि यूएनडब्ल्यूटीओ के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है, तो नाम याद रख लो, जुराब पोलोलिकाश्विली। क्या नाम है? जुराब पोलोलिकाश्विली। ये यूएनडब्ल्यूटीओ के महासचिव हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 2022 की खरीफ सीजन के लिए फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए, फास्फेटिक में जैसे कि डीएपी होता है, और पोटास उर्वरकों के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनबीएस। ये एनबीएस ज़रूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो उर्वरक में छूट दी जाती है उसके संबंध में। तो एनबीएस के लिए कितनी राशि घोषित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा 2022 की खरीफ सीजन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 60,939 करोड़ रुपए, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि इस साल के खरीफ सीजन के लिए फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी कि एनपीएस की दर जो बीता वर्ष है 2021, जिसमें कुल मिला के 57,150 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी 2022 में प्रदान की जाएगी। 2021 में कितनी थी? 57,150 थी। 2022 में कितनी हो गई? 60,939 करोड़ रुपए। तो 2021 में एनबीएस सब्सिडी में रबी सीजन के लिए 28,655 करोड़ रुपए और खरीफ सीजन के लिए 28,495 करोड़ रुपए शामिल थे। नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी, ये भी याद रखना आप। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के किसानों को सस्ती कीमतों पर जो पोटास, मतलब कि पोटेशियम और सोडियम से संबंधित, यानी कि डीएपी वगैरह जो हैं, वो सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल के बारे में, तो 2010 में एनबीएस तंत्र के हिस्से के रूप में फिक्स्ड सब्सिडी शासन शुरू किए जाने के बाद पी एंड के उर्वरकों के साथ डीएपी की खुदरा कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद डीएपी वगैरह जो उर्वरक हैं उनकी कीमतों में बहुत सारी वृद्धि देखने को मिली, मतलब इसकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। फिर सरकार ने इसमें सब्सिडी देना स्टार्ट किया था। तो 2012 में डीएपी में जो सब्सिडी मिली थी वो लगभग 60% थी। इसके पहले ये जो सब्सिडी होती थी वो 30% होती थी। तो सब्सिडी में बढ़ोतरी के बाद भी वैश्विक बाजारों में कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास का खुदरा मूल्य नवंबर 2021 में 18,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 32,000 रुपये प्रति टन हो गया है। साथ ही डीएपी की कीमत पिछले साल नवंबर में 24,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 27,000 रुपये प्रति टन हो गया है। तो एक मतलब काफ़ी जो है बढ़ाव आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से भारत में भी जो उर्वरकों की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए इस पर लगातार सब्सिडी जो है वो बढ़ा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय या संस्थान ने अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजन किया गया अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, नीति आयोग।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है और इस दौरान प्राकृतिक खेती को चरणबद्ध तरीके से अपनाने पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, किसानों, उद्योग, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, केवीके, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के 1250 से अधिक प्रतियोगी या प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं। तो नवोन्मेषी कृषि पर इस कार्यशाला में 4 तकनीकी सत्र थे। कौन कौन से? देश के राज्यों में प्राकृतिक खेती पर पैनल चर्चा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन समन और मृदा स्वास्थ्य बहाली के लिए प्राकृतिक खेती, और चौथा था प्राकृतिक खेती में नवाचार। तो अभिनव कृषि पर कार्यशाला का आयोजन 25 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया नीति आयोग के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत भारत अभियान यानी कि यूबीए, इसका जो शॉर्ट टर्म है वो क्या होगा? यूबीए 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 में सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। प्रश्न यहाँ पर यह बनेगा कि उन्नत भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि इसका जो पहला चरण था वो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? सही जवाब इसका 2014 में। 2014 में इसका पहला चरण था, 2018 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया। तो उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, उन्नत भारत अभियान भारत सरकार द्वारा गांवों का विकास करने के लिए आरंभ की गई है और इस योजना को 11 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है और इस योजना के अंतर्गत कम से कम गांव का समूह तैयार करके उन गांवों को शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा और उन गांव की आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद की जाएगी जो कि शिक्षा में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यूबीए 2.0 यानी कि उन्नत भारत अभियान का जो दूसरा चरण था, यह उन्नत भारत अभियान 1.0 का एक उन्नत संस्करण है और यूबीए 2.0 इसे लॉन्च किया गया 2018 में। यूबीए 1.0 में भाग लेने वाले संस्थानों को इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि यूबीए 2.0 में एचईआई को कम से कम 5 गांवों को स्वेच्छा से गोद लेने की आवश्यकता बताएगी। तो ये याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर 78,000 से अधिक तिरंगा एक साथ फहराकर भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार। तो देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। भारत ने इतिहास रचा और एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी शामिल थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में कहा गया कि 23 अप्रैल 2022 को जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार, भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झंडे लहराते हुए सर्वाधिक लोगों के कार्यक्रम को पूरा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार के भोजपुर जिले के दलौर मैदान में एक साथ 78,220 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया और इतिहास रच दिया है। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये जो कीर्तिमान था वो पाकिस्तान के नाम था। पाकिस्तान ने सबसे पहले एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था जब लगभग 18 साल पहले 56,000 पाकिस्तानियों ने लाहौर में एक अवसर पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर जगदीशपुर के पास अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा हटाने के बाद मातृभूमि की सेवा में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से 23 अप्रैल को यह आयोजन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी यानी कि मालदीव। देखिए फ्रेंड्स, भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है?
RK सिंह हैं। और मालदीव के समकक्ष कौन है? पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ सोना। तो दोनों लोगों के बीच में बैठक हुई थी और इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मालदीव सरकार के संकल्प पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यानी कि स्लोवेनिया के। तो देखो, इन्होंने 3 बार के प्रधानमंत्री जेनेज जंसा को चुनाव में हरा दिया है। स्लोवेनिया के बारे में अगर हम बात करें तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। स्लोवेनिया आपको जो है कहाँ मिलेगा? देखो, ये इटली का एक पड़ोसी देश है। यहाँ पर इटली, फिर ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, उसके बाद क्रोएशिया आदि देश इसकी सीमा के साथ जाके संबद्ध होते हैं। तो स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ पर है? जुब्लजाना। स्लोवेनिया में कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो चलती है। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हैं बोरूत पहोर। बोरूत पहोर। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी करेगा हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? देवाशीष मित्रा हैं। तो उन्होंने बताया कि भारत पहली बार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेज़बानी करने जा रहा है 2022 में। इसमें लगभग 130 देशों से 6000 टॉप जो अकाउंटेंट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसका आयोजन 2022 के नवंबर महीने में 18 से 21 नवंबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस बार की जो इसकी थीम है, याद रखिएगा, बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम है। आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अकाउंटेंट्स की शुरुआत 1904 में ही हो गई थी और हर 4 साल में वर्ल्ड कप की भांति इसका आयोजन किया जाता है, हर 4 साल में। विश्व टीकाकरण सप्ताह अभी हाल ही में मनाया गया। आपको याद है कब से कब तक मनाया जाता है? देखो फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि 24 से 30 अप्रैल तक इसे अभी हाल ही में मनाया गया। तो विकल्प सी यहाँ हमारा सही है। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। और 2022 में इसकी थीम क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए लंबी उम्र। और देखो, इसकी शुरुआत हुई थी मई 2012 में। WHO की एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? मई 2012 में। फिर देखिए, ये है आज का अंतिम प्रश्न। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? तो देखो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को। एक ऐसा शहर है जहाँ पर जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एक परमाणु बम गिराया गया था, 2 परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो वहाँ पर जितना रेडिएशन फैला उसका 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन यहाँ पर फैला था। माना जाता है लगभग 1,20,000 लोग इस रेडिएशन में मारे गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी, विडंबना ये थी कि चेरनोबिल नामक ये जो शहर है ये यूक्रेन में है। और जब ये दुर्घटना हुई थी 1986 के आसपास, तब इस दुर्घटना के बारे में दुनिया के कई देशों को बताया नहीं गया। और यहाँ पर देखो, जो गलती थी वो जो ऑब्जर्वर थे उनकी गलती थी। सुबह सुबह ये देखा गया कि अगर बिजली कट जाएगी तो क्या इसका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। तो इसके लिए जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि हाँ चलता रहेगा। फिर बिजली कट जाती है। बिजली कटने के बाद जो इसका बॉयलर था वो भाप के प्रेशर से फट गया। भाप के प्रेशर से फटने के बाद जो दूसरा बॉयलर था वो भी फट गया। फिर सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि इस आग को बुझाने के लिए जब वहाँ पर दमकल विभाग पहुँचा तो वहाँ पर किसी भी कर्मचारी ने रेडिएशन से बचाव के लिए कोई भी इंतजाम जो होते हैं, वस्त्र वगैरह जो कपड़े वपड़े होते हैं, वो सब नहीं पहने थे। और फिर सारे के सारे लोग रेडिएशन से वहाँ पर मारे जाते हैं। और बाद में जो लोग जीवित बचे थे वो लोग ये बताएं कि रेडिएशन जब निकल रहा था तो उनकी जीभ जो थी वो बता रही थी कि जैसे कि हम कोई धातु चबा रहे हों। और उनके चेहरे पर, बॉडी में जहाँ जहाँ पर खुला हुआ था, ऐसा लगता था कि पीने चुभाई जा रही हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नुकसान हुआ। और ये चेरनोबिल है जो कि आज तक निर्जन है। यहाँ पर फिर से किसी ने बसने की हिम्मत नहीं दिखाई है। तो बेलारूस, रूस और यूक्रेन में इस रेडिएशन मुख्य रूप से फैला था।
और इसकी सूचना दुनिया को न देने के कारण बहुत सारे लोग भी इससे प्रभावित हुए। हालांकि यह भी एक टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है और अगर आप घूमना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी जो रेडिएशन से बचाव के इंतजामात हैं, कपड़े वगैरह, उसको आपको पहनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है ये सेशन तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए आज का प्रश्न होगा कि रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।